आइए डियर स्टूडेंट, आज हम अपने क्लास में यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे कि हमारे बीपीएससी की जो विगत परीक्षाएं हुई हैं उसमें किस प्रकार के प्रश्न हमारे सामने आए हैं। विगत वर्षों से ज्योग्राफी से खास तौर से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, उनका प्रारूप क्या है, इन यूनिक प्रश्नों को कहीं न कहीं हम लोग जानने का प्रयास करेंगे और इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से हम यह भी जानेंगे कि हमारे प्रश्न का लेवल आखिर कैसा होता है, हमारे प्रश्न का स्तर कैसा होता है बीपीएससी के द्वारा जो हमसे पूछा जाता है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का अपना प्रश्न पूछने का एक लेवल होता है, प्रश्न पूछने का एक अपना स्तर होता है और मांग और आपूर्ति के सिद्धांत पर हमारी तैयारी होनी चाहिए। जिस प्रकार से प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग उसी की तरह ही हमारी तैयारी होनी चाहिए, तभी हम प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, अपनी सफलता की दर को बढ़ा सकते हैं, सुनिश्चित कर सकते हैं। इसी कारण से संस्थान ये चाहता है कि आप विगत वर्षों में कौन कौन से प्रश्न आए हैं जियोग्राफी से संबंधित और उसके पूछने का तरीका कैसा है, इस पर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, इस पर हमारा संवाद होगा, इस पर हमारी वार्ता होगी और इसी वार्ता के क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। इस पहले प्रश्न को ध्यान पूर्वक देखना है और बताना है कि इसका जवाब क्या होगा। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, ये पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ज्वालामुखी क्रिया का अंतिम प्रतीक क्या है। अंतिम प्रतीक कौन से हैं ज्वालामुखी क्रिया के, इसको हमें यहाँ पर बताना है कि अंतिम प्रतीक क्या है हमारी ज्वालामुखी क्रिया का, हमारी ज्वालामुखी क्रिया का। आइए इसको थोड़ा सा हम लोग ठीक करते हैं और फिर यहाँ पर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, यहाँ पर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, यहाँ पर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम प्रतीक क्या हैं। ग्लेशियर है, क्रेटर है, धुआंरे हैं या उपयुक्त में से एक से अधिक है। तो हमारी जब ज्वालामुखी क्रिया होती है तो ज्वालामुखी क्रिया के दौरान हमारी पृथ्वी के अंदर से इस प्रकार से ज्वालामुखी उद्गीत होता है, ज्वालामुखी बाहर आता है और ज्वालामुखी बाहर आने से यहाँ पर एक हमारी क्या बन जाते हैं, यहाँ पर हमारी एक संरचना बनती है, इसे हम लोग कहते हैं क्रेटर। क्रेटर झील कहते हैं, ये प्राकृतिक झील होती है। इसमें पूछा था अंतिम प्रतीक क्या है, हम किस आधार पर अनुमान लगा सकते हैं कि इस स्थान पर ज्वालामुखी आने वाला है। तो ग्लेशियर और धुआंरे हमारे अंतिम प्रतीक के रूप में होते हैं, क्रेटर नहीं। क्रेटर हमारी ज्वालामुखी से उत्पन्न एक संरचना है, क्या है, संरचना है, लेकिन जिस स्थान पर हमारी पृथ्वी से अपने आप ही पानी निकल रहा है, अनवरत रूप से निकल रहा है, इसका मतलब है कि वहां कभी न कभी ज्वालामुखी आ सकता है। ये ज्वालामुखी आने की आहट होती है हमारे धुआंरे, और फिर हमारे कहीं न कहीं ग्लेशियर भी ज्वालामुखी आने की क्या होते हैं, एक आहट होते हैं, क्योंकि हमारी पृथ्वी के अंदर में जब प्लेटें संचलनशील होती हैं, क्रियाशील होती हैं, मूवमेंट की अवस्था में होती हैं, उस दौरान कहीं न कहीं हमारे ग्लेशियर, उन्हीं स्थानों पर हमारे ग्लेशियर और धुआंरे पाए जाते हैं जो हमारे प्लेटों का मिलन स्थल होता है। तो यहां पर आपसे पूछा गया है, तो यहां पर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर दो विकल्प आपके सही है, ग्लेशियर और धुआंरे हमारे ज्वालामुखी आने के क्या है, अंतिम प्रतीक के रूप में देखे जाते हैं। एक सिंबल है कि ज्वालामुखी उद्गार वहां से होने वाला है, ऐसा एक प्रतीक के रूप में यहां पर ये दोनों विकल्प है। इस कारण से हमारा जवाब जो होगा, ये जवाब हमारा कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, सही हो जाता है। तो ये बातें सभी को ध्यान में रखनी है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की दिशा में विचार करते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, इसको आइए हम लोग यहां पर देखने का प्रयास करें। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 है। तो इस प्रश्न को हम लोग यहां पर देखने का प्रयास करेंगे कि हमारा प्रश्न नंबर 2 क्या है। पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों की अधिकाधिक प्रजातियां किस जंगल में निवास करती हैं। कोई हमारा पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है जहां बहुत सारे पर्वत हैं इस प्रकार से, तो इन क्षेत्रों में
अधिकाधिक प्रजातियां किस जंगल में निवास करती हैं? चीड़ के जंगल में निवास करती हैं, झाड़ियों में निवास करती हैं, बाज के जंगल में निवास करती हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो हमारे बनी क्षेत्रों में जो हमारे वन होते हैं वहां चीड़ के वृक्ष पाए जाते हैं, और इन्हीं चीड़ के वृक्षों में हमारे कौन निवास करते हैं? हमारी प्रजातियां निवास करती हैं, हमारे पक्षी निवास करते हैं। किसमें निवास करते हैं ये पक्षी? हमारे चीड़ के वनों में निवास करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे चीड़ के वनों में कौन निवास करता है? हमारे पक्षी निवास करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा विकल्प यहां पर क्या हो जाएगा? ए इज राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये चीड़ के जो वृक्ष होते हैं ये बहुत घने होते हैं, और इस प्रकार से हमारे जो जीव जंतु होते हैं इन वनों में क्या करते हैं? निवास करते हैं माय डियर। आइए एक नए प्रश्न की दिशा में जो आपसे बीपीएससी में पूछा गया है उसकी दिशा में हम लोग यहां मूव करने का प्रयास करते हैं। तो ये नया प्रश्न हम लोग यहां पर देखने का प्रयास करें। तो इस नए प्रश्न की दिशा में हम लोग आगे बढ़ें। इस नए प्रश्न की दिशा में हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस नए प्रश्न की दिशा में हम लोग यहां पर आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आइए इसको हम लोग समझने का प्रयास करें। अब यहां पर प्रश्न नंबर हमारा कौन सा है? प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 को हम लोग यहां पर देखने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 3 है 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस का संबंध है। 22 अप्रैल को जो हमारा पृथ्वी दिवस मनाया जाता है ये क्यों मनाया जाता है, किस कारण से मनाया जाता है? इन विकल्पों को ध्यान पूर्वक देखना है और फिर अपना जवाब लगाना है। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत का दिवस है ये 22 अप्रैल। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत जो हुआ था वो कब हुआ था? 2 सितंबर 1945 को। तो इस कारण से यहां पर कहीं ना कहीं हम लोग देखें तो ये 22 दिसंबर उससे संबंधित नहीं है। पृथ्वी ग्रह पर नाभिकीय हथियारों के उपयोग ये भी प्रतिबंधित है, ये भी सही नहीं विकल्प है। वातावरण से संबंधित जन जागरूकता, वातावरण से संबंधित जन जागरूकता के लिए हमारा मनाया जाता है, इसलिए सी इज राइट आंसर हो जाएगा। 22 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? पृथ्वी दिवस मनाते हैं। और फिर कहीं ना कहीं हम शब्द अर्थ का प्रयास करते हैं कि हमें अपनी पृथ्वी को, अपने अर्थ को कैसे क्या करना है? सुरक्षित करना है। अपनी पृथ्वी को कैसे संरक्षित करना है, इस पर हम संवाद करते हैं, इस पर हमारा वार्ता होती है। इस कारण से सी इज राइट आंसर हो जाएगा। सी के पक्ष में सभी को अपना जवाब संप्रेषित करना है। सी के पक्ष में सभी को अपना जवाब संप्रेषित करना है। ये 4th नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। 4th नंबर के प्रश्न को सभी जवाब दें। निम्न में से कौन सा एक भूकंपी गंभीर विध्वंसकारी है? इसमें से हमारा कौन सा भूकंप गंभीर विध्वंसकारी है? ज्वालामुखी भूकंप, भूभ्रंश मूलक भूकंप या प्लूटोनिक भूकंप? उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारा इसमें कौन सा भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है? ज्वालामुखी से आने वाले भूकंप, भूभ्रंश से भूकंप, प्लूटोनिक भूकंप। यहां सबसे ज्यादा जो गंभीर हमारा भूकंप होता है, सबसे ज्यादा विनाशकारी जो हमारा भूकंप होता है, उस भूकंप को हम किस रूप में जानते हैं? उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहां डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक यहां पर हमारा विकल्प सही है, क्योंकि हमारे प्लूटोनिक भूकंप भी कभी कभी विनाशकारी हो, अधिक विनाशकारी होते हैं। कभी कभी ज्वालामुखी से उत्पन्न के दौरान भी भयंकर भूकंप आने की संभावनाएं बनी रहती है। कभी कभी हमारी प्लेटें टकराती हैं, उस दौरान भी भूकंप आने की, मजबूत भूकंप, प्रभावी भूकंप, विध्वंसकारी भूकंप आने की संभावना बनी रहती है। यह इस दर पर निर्भर करता है कि ज्वालामुखी का उद्गार किस मात्रा में हो रहा है, और इस दर पर निर्भर करता है कि हमारी प्लेट का स्वरूप क्या है, जो हमारी प्लेट टूट रही है, भ्रंशित हो रही है। और इस कारण से हमारे जो भूकंप होते हैं, तो ये हमारा यहां पर डी, एक से अधिक विकल्प सही होने के कारण डी इज राइट आंसर हो जाएगा। डी यहां पर हमारा एक करेक्ट विकल्प के तौर पर आपके सामने है। और फिर क्वेश्चन नंबर 5 पर हम लोग आइए यहां पर संवाद करते हैं। 5वें प्रश्न पर हम लोग यहां पर विचारण करते हैं। तो ये 5वां प्रश्न हमारा बीपीएससी में पूछा गया था कि साइलेंट वैली
किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली आपके केरल राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित। उपयुक्त में से यहां पर 5 विकल्प देने की प्रथा है। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारी साइलेंट वैली जो है ये हमारे कहां पर पाई जाती है? तो हमारे केरल राज्य में पाई जाती है। यहां पर हमारा राज्य है केरल, और इस केरल राज्य में हमारी जो वैली पाई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? साइलेंट वैली कहते हैं, या शांत घाटी का क्षेत्र कहते हैं। शांत घाटी का क्षेत्र कहते हैं। और ये साइलेंट वैली का संबंध किस राज्य से है? तो केरल राज्य से है। ए इज राइट आंसर हो जाएगा। कभी भी आपसे पूछा जाए साइलेंट वैली के विषय में, और ये साइलेंट वैली का जो एरिया है ये बायोडायवर्सिटी का सघन क्षेत्र है, उच्च जैव विविधता का क्षेत्र है। उच्च जैव विविधता का क्षेत्र है। उच्च जैव विविधता का क्षेत्र है हमारा कौन है? तो हमारी साइलेंट वैली कहीं न कहीं यहां पर उच्च जैव विविधता के क्षेत्र के रूप में जानी जाती है। तो इस बात को सभी को यहां पर ध्यान में रखना है, नॉट एनी कंफ्यूजन, बिना किसी संदेह के। और फिर अगले प्रश्न पर यहां पर हम लोग विचारण करें। अगला प्रश्न हमारा अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है। अम्लीय वर्षा क्यों होती है? अम्लीय वर्षा के लिए कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषक है हमारा, जलवाष्प प्रदूषक है, सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषक है। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से अम्लीय वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब कहीं ना कहीं हमारे धूल के कण, ये सब हमारे लिए अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो यहां पर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। हमारा एक से अधिक विकल्प सही होने के कारण यहां पर डी इज राइट आंसर के रूप में आपके सामने है। और फिर यहां 7वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? ऐसे कौन से ऊर्जा के स्रोत है जो नवीकरणीय है, जिनको हम नवीनीकृत रूप में पुनः प्राप्त कर सकते हैं? या गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत यहां पर कौन से दिखाई पड़ रहे हैं? तो नवीकरणीय, अनवीकरणीय, इसमें जितने भी दिए गए हैं वो सभी अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। ये सभी अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, या परंपरागत ऊर्जा के स्रोत इन्हें हम कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। तो इस कारण से यहां पर नवीकरणीय पूछा गया है। तो नवीकरणीय ऊर्जा ऐसी ऊर्जा होती है जैसे बायोगैस ऊर्जा, बायोमास से जो हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, या फिर भूतापी ऊर्जा, ये सब ऊर्जा के जो हमारे स्रोत हैं ये हमारे नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, जो कि यहां पर नहीं दिए गए हैं। कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नाभिकीय ऊर्जा हो गई, ये सब ऊर्जा के जो हमारे स्रोत हैं ये हमारे कैसे हैं? अनवीकरणीय, जिनको पुनः नवीनीकृत रूप में नहीं प्राप्त किया जा सकता। लेकिन हमारी सौर ऊर्जा है, हमारी पवन ऊर्जा है, हमारी भूतापी ऊर्जा है, हमारी ज्वारीय ऊर्जा है, इन सबको हम पुनः नए नए रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो इस कारण से ये हमारे गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत होते हैं, और इन्हें गैर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत को हम क्या कहते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा को स्रोत को हम गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत भी कहते हैं। तो इस बात को यहां पर बिल्कुल ध्यान में रखना है, नॉट एनी कंफ्यूजन, बिना किसी संदेह के। 7वें नंबर का प्रश्न यहां पर हम लोग देख रहे थे। अब यहां 8वें नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी होती है। हमारे 3 पिंड होते हैं ब्रह्मांड में, तो इन 3 पिंडों के विषय में हम लोग यहां प्रमुख तौर से देखने का प्रयास करेंगे। यह हमारा सूर्य देवता है, और इधर हमारी पृथ्वी है। हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, ये सन है। एक बार हमारे सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या होती है? 147 मिलियन किलोमीटर होती है।
और दूसरी अवस्था में हमारी पृथ्वी चक्कर लगाते लगाते इस अवस्था में आती है जहां हमारी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी क्या होती है, 147 और 156 मिलियन माइल होती है। मिलियन किलोमीटर होती है। तो एक बार जो अवस्था होती है, जो नजदीक की अवस्था होती है, जहां पर दोनों पिंड सूर्य और पृथ्वी नजदीक की अवस्था में होते हैं, उन्हें हम कहते हैं उपसौर्य, उपसौर की अवस्था, या इसे कहते हैं पेरीहेलियन, पेरीहेलियन कहते हैं। और इस अवस्था को हम अपसौर की अवस्था कहते हैं, जब दोनों पिंडों के बीच की दूरी क्या होती है, अधिकतम होती है, तो अपसौर की अवस्था होती है, या इसे हम कहते हैं अपहेलियन, अपहेलियन कहते हैं, और इसको हम पेरीहेलियन कहते हैं। यह हमारा अपहेलियन और पेरीहेलियन होता है, यह हमारा 4 जुलाई को निर्मित होता है, 4 जुलाई को निर्मित होता है, और यह हमारा 3 जनवरी को निर्मित होता है। ये हमारा कहीं ना कहीं, ये हमारा 3 जनवरी को, ये थोड़ा सा सही कर लें, इसको इरेज कर दें। ये हमारा जो होता है, ये हमारा कहीं ना कहीं 4 जुलाई को निर्मित होता है, 3 जनवरी को निर्मित होता है, और ये हमारा 4 जुलाई को निर्मित होता है। तो इस प्रकार से ये बातें ध्यान में रखनी। अब इसका जवाब आप सहज तौर से देख सकते हैं। अधिकतम दूरी को हम क्या कहते हैं, अपहेलियन कहते हैं, अर्थात ए इज राइट आंसर हो जाएगा। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम होती है, 156 मिलियन किलोमीटर होती है, तब उस दूरी को हम कहते हैं अपसौर की अवस्था। जब दोनों पिंडों के बीच की दूरी क्या हो, अधिकतम हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपसौर की अवस्था कहते हैं। तो इस कारण से हमारा जब सबसे नजदीक हो हमारी पिंड, तो उस अवस्था को हम उपसौर की अवस्था कहते हैं। कैसी अवस्था कहते हैं, उपसौर की अवस्था कहते हैं। तो इस प्रकार से ये बातें बिल्कुल ध्यान में रखनी है, नॉट एनी कंफ्यूजन, बिना किसी संदेह के उपसौर की अवस्था और अपसौर की अवस्था के विषय में हम लोग जानकारी ले रहे थे। अब यहां हम एक नए प्रश्न की दिशा में बढ़ने का प्रयास करेंगे। ये हमारा जो प्रश्न है 9 नंबर का प्रश्न है, तो इसको सभी लोग ध्यान से देखें। वायुमंडल में ऑक्सीजन के बृहद और उच्च स्रोत हैं। ऑक्सीजन के सबसे ज्यादा स्रोत कौन है? जंगल के पौधों में प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश संश्लेषण से हमें ऑक्सीजन तो मिलता ही है, तो इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन मिलता है। समुद्री पौधों से प्रकाश संश्लेषण से, बांस के मैदान, पारिस्थितिकी तंत्र के पौधों के प्रकाश संश्लेषण से, उपयुक्त में से एक से अधिक। वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहद और उच्च स्रोत है, तो यहां पर एक से अधिक हमारे हैं। हमारे समुद्रों से भी जो पौधे होते हैं वो भी प्रकाश संश्लेषण करके खूब पैमाने पर हमें ऑक्सीजन देते हैं, और हमारे जंगलों में जो पौधे हैं वो तो देते ही हैं। तो यहां पर हमारा विकल्प एक से अधिक सही हो जाएगा, एक से अधिक सही हो जाएगा। इस कारण से यहां पर हमारा जवाब किसके पक्ष में होना चाहिए? डी के पक्ष में होना चाहिए। डी इज राइट आंसर यहां पर आ रहा है। अब एक नए प्रश्न की दिशा में हम लोग आगे बढ़ते हैं। 10वें नंबर का प्रश्न है, वायुमंडल में अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है। वायुमंडल अधिकतम ऊर्जा, जो हमारा वायुमंडल है ये हमारी पृथ्वी है, और हमारी पृथ्वी को चारों तरफ से हमारा वायुमंडल आच्छादित किए हुए है। अधिकतम ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करती है? अधिकतम ऊर्जा दीर्घ तरंग दैर्घ्य के रूप में प्राप्त करती है। कैसा प्राप्त करती है? दीर्घ तरंग दैर्घ्य नहीं, लघु तरंग दैर्घ्य के रूप में प्राप्त करती है। कौन? हमारी पृथ्वी। हमारी पृथ्वी लघु तरंग दैर्घ्य के रूप में ऊर्जा प्राप्त करती है। हमारी पृथ्वी कैसे रूप में? लघु तरंग दैर्घ्य के रूप में। लघु तरंगों के रूप में प्राप्त करती है। तो ये बात सभी को ध्यान में रखना है। तो यहां पर दिया गया दीर्घ पार्थिव विकिरण से, तो बिल्कुल नहीं।
लघु पार्थिव विकिरण से, तो ये हमारा सही है। सूर्य से, तो इस प्रकार से वायुमंडल में अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है, अधिकतम ऊर्जा हमारी लघु पार्थिव विकिरण से प्राप्त करती है। कौन? हमारी पृथ्वी। किससे प्राप्त करती है? तो सूर्य से प्राप्त करती है। तो यहां पर हमारा बी इज राइट आंसर हो जाएगा। बी के पक्ष में सभी को अपना जवाब बना के रखना है। ओके, अब यहां एक नए प्रश्न की दिशा में हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक नया प्रश्न और 11वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर है? भारत की सबसे लंबी नहर आप देखें तो भारत की सबसे लंबी नहर सेतु समुद्रम जल यात्रा नहर है। यह हमारी शारदा सहायक नहर है जो सरयू नदी से निकलती है। यह हमारी इंदिरा गांधी नहर है। तो हमारी सतलज नदी जो है, हमारी सतलज नदी यहां से आ रही है और इधर से हमारी ब्यास नदी आती है। इसी के मिलन स्थल पर एक बैराज है जिसे हम कहते हैं हरिके बैराज। इसको हम क्या कहते हैं? हरिके बैराज कहते हैं। और इसी हरिके बैराज से एक नहर निकाली गई है पंजाब से, जिससे हमारा पंजाब, राजस्थान और हरियाणा लाभान्वित होता है। कौन कौन लाभान्वित होता है? पंजाब लाभान्वित होता है, हरियाणा लाभान्वित होता है और फिर हमारा कौन? राजस्थान लाभान्वित होता है। 3 राज्य से डायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से दिल्ली भी लाभान्वित होती है। और इस प्रकार से यही हरिके बैराज से एक नहर निकाली गई है और इस नहर को 1948 में इसका काम शुरू किया गया था श्री गंगा सिंह जी के द्वारा। और फिर स्वतंत्रता के बाद 1945 में, 1946 में माय डियर, इसका काम शुरू किया गया था। और स्वतंत्रता के बाद इस नहर को बनाया गया और इस नहर को हम लोग 650 किलोमीटर लंबी है, जो कि अपने भारत की सबसे लंबी नहर है। कितनी है? 650 किलोमीटर लंबी नहर है। इससे लंबी नहर भारत में कोई नहीं है। तो इस कारण से डी सी इज राइट आंसर हो जाएगा। हमारी इंदिरा नहर है जो हमारे पंजाब राज्य से निकलती है और फिर राजस्थान तक प्रवाहित होते हुए जाती है। और फिर ये राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर, इन जिलों में सिंचाई का प्रमुख श्री गंगानगर जिला, इन जिलों में सिंचाई का प्रमुख क्या है? साधन है माय डियर। तो इस प्रकार से हमारा सी इज राइट आंसर हो जाएगा। सी के पक्ष में सभी को अपना जवाब बना के रखना है। अब यहां पर एक नए प्रश्न की दिशा में हम लोग आगे बढ़े। श्रृंखला में कीट बच्ची पौधे पौष्टिक स्तर का नाम है। हमारे कुछ पौधे जैसे कीट बख्शी होते हैं, घटपर्णी पौधे जो अपने शरीर में ऐसे पौधे जो अपने नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या खाते हैं? कीट खाते हैं। और इसी कारण से इन्हें कीट भक्षी पौधे कहते हैं। अब ये हमारे प्राथमिक उपभोक्ता हैं, द्वितीयक उपभोक्ता हैं, उत्पादक हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से एक में से कोई नहीं। हमारे कीट खाना एक कैसा काम है? मांस भक्षण करना है, मांसाहारी होना है। मांसाहारी अधिकतर किस में आते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता में आते हैं मांसाहारी। लेकिन ये पौधा हमारा जो कीट भक्षी पौधा है, ये हमारा मूलतः मांसाहारी नहीं है। ये पौधा हमारा उत्पादक की श्रेणी में आएगा, क्योंकि यह क्लोरोफिल से अपने खाद्यान्न के अन्य नाइट्रोजन के अलावा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खाना खुद बनाता है। इसके अंदर भी क्लोरोफिल पाया जाता है जिससे ये खाना बनाता है। तो ये पौधा हमारा द्वितीयक उपभोक्ता में आएगा या प्राथमिक उपभोक्ता में आएगा या उत्पादक में आएगा। तो इसका मूल स्वभाव क्या है? तो इसका जो मूल स्वभाव है हमारे कीट भक्षी पौधे का, वो क्या करना है? उत्पादन करना है। अर्थात ये किसकी श्रेणी में जाएगा? उत्पादक की श्रेणी में जाएगा। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि किस पौष्टिक स्तर में आता है? यह द्वितीयक पौष्टिक स्तर में नहीं जाएगा, ये उत्पादक है, क्योंकि ये पौधा है और सारे पौधे दुनिया का क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। ये तो बस इसके शरीर में नाइट्रोजन की जब कमी होती है, तभी जब इसके पत्तों पर आकर के कीड़े बैठते हैं तो उन्हें पत्तों से ऐसे कवर करके, उन्हें पचा करके अपने नाइट्रोजन की आवश्यकता की पूर्ति करता है।
तो मूल रूप से यह पौधा हमारा किस में चला जाएगा? उत्पादक की श्रृंखला में जाएगा माय डियर। तो इस प्रकार से ये बातें सभी को ध्यान में रखनी है। तो इस प्रकार से